हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीटी 365 जो कि हमारी इन्वायरमेंट की स्टार्ट हो रही है। तो इसके साथ साथ आपकी पॉलिटी की कंप्लीट हो गई है, इकॉनमी की हमारी चल रही है। इसे भी मैं स्टार्ट करती हूँ, कुछ लेसन हम लोग इसकी भी देखते चलेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे क्लाइमेट चेंज के अंदर जितनी भी टॉपिक है, और फर्स्ट हम लोग यहाँ पे सारे रिपोर्ट और इंडेक्सेस देखेंगे जो कि लास्ट 1 ईयर में ये पब्लिश हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से लेक्चर को सुनिएगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस आंसर भी होते रहेंगे। जो भी टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो उसको भी मैं प्रैक्टिस करवाते हुए चलूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यहाँ पे रिपोर्ट के साथ, जो कि है इमिशन गैप रिपोर्ट 2020। क्लाइमेट चेंज के तहत जितनी भी टॉपिक है उसको हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले। तो यहाँ पे ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सबसे पहले ध्यान रखनी है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। तो ये रिपोर्ट रिसेंटली आपका जो पब्लिश किया गया है इमिशन गैप रिपोर्ट, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पे आपका रिलीज़ किया गया है। इमिशन गैप है यानी कि जो कार्बन इमिशन हो रही है उसमें किस तरीके का गैप है ग्लोबल लेवल पे, उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इस रिपोर्ट में ये फाइंडिंग हुई है कि ग्रीन हाउस गैसेस की जो इमिशन है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। 4% पर ईयर बढ़ते जा रहा है 2010 से, ऑन एन एवरेज बताया जा रहा है। और रैपिड इंक्रीज़ हुआ है 2019 में 2.6% से यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लगना, जैसे अभी भी हमने देखा था कि उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा आग लगने की, जंगलों में आग लगने की जो कारण है वो भी बढ़ते ही जा रहा है, और ये जो सिचुएशन है ये भी आपका बढ़ती जा रही है। तो जंगलों में आग लगने से ग्रीन हाउस गैस की इमिशन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए 2019 में कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है और एक रिकॉर्ड हाई में पहुंच चुका है। अगर हम लोग 2019 में देखें तो 59.1 ये GTCO2e है। ये आगे देखेंगे कि ये एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझिए कि G20 जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे बल्क ऑफ इमिशन जो है G20 कंट्रीज़ में आपको देखने को मिलेगा। टॉप 4 इमीटर्स कौन है पूरे वर्ल्ड वाइड? तो सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस की इमिशन करता है वो है चाइना, फिर है यूएस, फिर है EU यानी कि यूरोपियन यूनियन, और प्लस यहाँ पे UK भी कर सकते हैं, और इंडिया। तो ये हम लोग चौथे नंबर पे आते हैं इमिशन को लेकर पूरे वर्ल्ड में। और फर्स्ट 3 कौन कौन है? तो चाइना, US और यूरोपियन यूनियन। फॉसिल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन है ये सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि ये आपका ग्रीन हाउस गैस की इमिशन को बढ़ा देता है। यानी कि जब फॉसिल फ्यूल्स जलते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशन होती है उसी के कारण ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन होती है। ग्रीन हाउस गैसेस कहने का मतलब है उस तरीके की जहरीली गैसेस कि जब उसका प्रोडक्शन होता है यानी कि इमिट होते हैं, चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, मीथेन हो आपका, तो बहुत सारे इसके अंदर आते हैं ग्रीन हाउस गैसेस में। तो ये जो इमिशन होती है ना, इससे हमारे इन्वायरमेंट में एडवर्स इम्पैक्ट होता है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है। तो इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारा ग्रीन हाउस गैस की इमिशन है। अगर हम लोग यहाँ पे देखो कि ये जो 4 कंट्री है ये अकेले ही मोर देन 50% ऑफ द जो टोटल इमिशन है वो लास्ट डिकेड में इनके द्वारा ही देखा जा रहा है। आज के डेट में अगर हम लोग देखें NDC जो है ये भी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, इनके द्वारा भी बताया गया, और कहा गया कि एटलीस्ट इस सेंचुरी के एंड में एटलीस्ट 3 डिग्री सेल्सियस तक जो है हमारा टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है वो सारे सोर्सेज से बताया जा रहा है। तो सबसे बड़ा जो है ये ऑरेंज कलर का फॉसिल फ्यूल्स है। तो फॉसिल फ्यूल से सबसे ज़्यादा यहाँ पे आप देखो कि ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन होती है। उसके बाद ये ब्राउन कलर है जो कि मीथेन है आपका, फिर उसके बाद रेड कलर है जो कि नाइट्रस ऑक्साइड है, एंड देन यहाँ पे ब्लू कलर है जो कि लैंड यूज़ चेंजेस है। आज के डेट में ज़मीन का जिस तरीके से इस्तेमाल चेंज हो रहा है, कहीं पे भी अगर ज़मीन होती है तो पहले के लोग वहाँ पे खेती करते थे, कुछ ना कुछ ग्रीनरी के बारे में सोचते थे। बट आज की डेट में क्या है कि कहीं पे भी ज़मीन है तो उसमें लोग कंस्ट्रक्शन करने की बारे में सोचते हैं, या तो वो हाउस बना देते हैं, या तो बिल्डिंग बना देते हैं, या तो कॉम्प्लेक्सेस बना देते हैं, या तो कुछ भी पार्किंग जोन बना देते, उसको सीमेंटेड करने के बारे में सोचते हैं, कोई ग्रीनरी करने के बारे में नहीं सोचता। तो इसलिए क्या हो रहा है आज के डेट में कि लैंड यूज़ भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। लास्ट है यहाँ पे आप देखो कि लैंड यूज़ जो चेंज हो रहा है इससे मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड बहुत ज़्यादा इमिट होता है, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पे इमिट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि यहाँ पे एक मेन सोर्सेज है हमारा ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन का। तो ये एक ग्राफ है जो कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से बताया जा रहा है। बाकी ये भी बताया गया कि अराउंड अगर हम लोग 2/3 देखें पूरा ग्लोबल इमिशन का 2/3, तो ये प्राइवेट हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ से ही देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि हर एक घर में जो लोग की जिस तरीके से एक्टिविटीज़ है उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड
हो रहा है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर रिचेस्ट इमिशन ऑफ द रिचेस्ट अगर हम लोग 1% देखें ग्लोबल पॉपुलेशन का, तो ये मोर देन ट्वाइस हो जाएगा अगर हम लोग पूरी तरीके से पुअरेस्ट 50% अगर हम लोग काउंट करें तो। इट मीन्स कि यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा जो इमिशन हो रहा है वो रिच कंट्री के द्वारा हो रहा है। चाइना हो गया, यूएस हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, तो ये सारे रिच कंट्रीज़ हैं। तो इससे 1% अगर ये रिचेस्ट कंट्री जो यहाँ पे इमिट कर रहे हैं वो अगर आप लोग गरीबों की 50% अगर आप कंबाइन कर लो तो वो इक्वल है, यानी कि गरीबों की 50% यहाँ पे इमिशन और रिचेस्ट की 1% इमिशन, तो ये दोनों को इक्वल कहा गया है। कोविड-19 अगर क्राइसिस देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का ऑफर किया है। कुछ अगर पॉजिटिव पॉइंट आपको कोविड-19 के बारे में लिखना हो या बताना हो कहीं पे, तो आप यही बता सकते हो कि शॉर्ट टर्म का रिडक्शन हुआ हमारे ग्लोबल इमिशन में, और साथ ही साथ जो है हमारा क्लीन इन्वायरमेंट हुआ, कहीं ना कहीं हुआ थोड़ा सा भी, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट बताया जा रहा है। ट्रिपल इमरजेंसी एक बहुत ही न्यूज़ में था, एक वर्ड है ट्रिपल इमरजेंसी। सो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? इट मीन्स कि मेकिंग पीस विथ नेचर। एक न्यू रिपोर्ट है जो कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिलीज़ किया गया, और इस रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात बताई गई है ट्रिपल इमरजेंसी। ट्रिपल इमरजेंसी कहने का मतलब है कि कहाँ कहाँ इमरजेंसी। तो सबसे पहले है कि क्लाइमेट चेंज से तो हम लोग जूझ ही रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जितने भी जंगली जानवर या फिर पशु पक्षी, फ्लोरा फौना जितने भी है, सबके ऊपर जो है कहीं ना कहीं डेंजर मंडरा रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होते जा रहा है। और पॉल्यूशन, ये 3 तरीके का, क्योंकि आप देखो कि एयर पॉल्यूशन से तो भीषण परेशान हुए हैं दिल्ली वाले और भी अगल बगल वाले जितने भी स्टेट में रहने वाले। बाकी इसके अलावा भी आप देखो कि वाटर पॉल्यूशन कम नहीं है, चाहे वो यमुना रिवर हो, गंगा रिवर हो, हर जगह आपको वाटर पॉल्यूशन देखने को मिलेगा। नॉइज़ पॉल्यूशन एक अलग तरीके की प्रॉब्लम है, सॉइल पॉल्यूशन भी निकल कर आ रहा है। तो ये जो 3 आपको ट्रिपल इमरजेंसी देखने को मिलेगा जो कि इस तरीके की रिपोर्ट में निकाला गया है। क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस और पॉल्यूशन, ये 3 सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्लेनेटरी क्राइसिस है जो कि हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, और ये एक दूसरे जो है ना एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ही है। आप देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इट मीन्स कहने का मतलब है कि हमारे जो ग्रीन हाउस गैस की इमिशन इतना ज़्यादा हो रहा है ना, जिससे कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि जितने भी ग्लेशियर है वो पिघलेंगे। अब ग्लेशियर में रहने वाले जो भी बायोडाइवर्सिटी है, जैसे पोलर बियर वगैरह होते हैं, तो ग्लेशियर ही पिघल जाएंगे, पेंगुइन वगैरह भी रहते हैं, तो उनका हैबिटाट तो ख़त्म हो गया, तो फिर वो कहाँ रहेंगे, वो भी पानी में डूब के मर जाएंगे। तो इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। और साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे पानी लॉस हो रहा है, तो ग्लेशियर लॉस हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि पानी की जो वाटर लेवल है वो बढ़ते जा रहा है। वाटर लेवल बढ़ते जा रहा है तो पानी जो है वो हमारे शहरों में घुसते जा रहा है, और पानी जिस तरीके से शहरों में घुस रहा है उस तरीके से हमारे शहरों में ज़मीन में जितने भी पड़े हुए गंदे हैं वो सब जो है हमारे ओशन से, छोटे छोटे सी से, लेक से सब कुछ मिल रहा है, जिसके कारण हमारा पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, प्लास्टिक पॉल्यूशन हो, तो ये सारी चीज़ें भी बढ़ती जा रही है। तो यही चीज़ कहा गया है कि ये तीनों जो यहाँ पे इमरजेंसी है ना, वो एक दूसरे से बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। सेकेंड यहाँ पे पॉइंट है कूलिंग इमिशन एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट। ये एक अलग तरीके की रिपोर्ट है, लेकिन ये पब्लिश किया गया है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के ही द्वारा, और साथ ही साथ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उनके द्वारा यहाँ पे मिल के इस रिपोर्ट को लाया गया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कूलिंग का डिमांड जो है ना डे बाय डे इंक्रीज़ होते जा रहा है। जैसे आप देखो कि आप अपने अभी जैसे गर्मी बढ़ना स्टार्ट हुआ है नॉर्थ इंडिया में, तो बहुत सारे लोग जो है अपने यहाँ AC लगवा चुके होंगे, बहुत सारे कूलर वगैरह लगवा चुके होंगे, बट AC जिस तरीके से आप इस्तेमाल करते हो घर में, वो घर के अंदर तो ठंड कर रहा है, लेकिन घर के बाहर उतनी ही ज़्यादा दूषित इस तरीके की जो ग्रीन हाउस गैस है वो इमिट हो रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ किया जाता है इस तरीके से रेफ्रिजरेटर में और AC में, जो कि हमें चिलिंग इफेक्ट देता है। तो कूलिंग की डिमांड जिस तरीके से बढ़ते जा रही है, इवन हम लोग अपने पर्सनल व्हीकल हो, प्राइवेट व्हीकल हो, सब जगह हम लोग जो है अपनी AC को भी लगाते हैं और यूज़ भी करते हैं। तो जितना ज़्यादा AC का इस्तेमाल हो रहा है उतना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज़ की इमिशन हो रही है। एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था जिसमें कि किगाली अमेंडमेंट किया गया था, और इसमें ये बताया गया था कि हमें 0.4 डिग्री सेल्सियस तक का जो ग्लोबल वार्मिंग होगा 2100 तक, इसे हमें अवॉइड करना होगा। किगाली अमेंडमेंट का एम क्या था? पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, उसके बाद इसी को अमेंड करके नेक्स्ट सेशन में किगाली अमेंडमेंट लाया गया था। किगाली अमेंडमेंट में मेन कहा गया था कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की जो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं और कंजप्शन कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं हम लोग को कम करना होगा, और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? तो रेफ्रिजरेटर में होता है। तो अगेन रेफ्रिजरेटर में जितना ठंड आपको करता है उससे ज़्यादा ये गर्मी जो है फेंकता है ग्रीन हाउस गैस। ये जो आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है ये इससे प्रोड्यूस होता है, जो कि अगेन कॉन्ट्रीब्यूट करता है हमारे ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाने में। तो किगाली अमेंडमेंट में ये बातें कही गई थी। ओके, अब आते हैं ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसके बारे में पूरे डिटेल में देखते हैं।
यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की बात करूं तो एक लीडिंग ग्लोबल इन्वायरमेंट अथॉरिटी है। इट मीन्स कि हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड में इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए, इन्वायरमेंट के ऊपर जो भी कंसर्न है उसको देखने के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम कहा जाता है। इसके तहत अगर इसके हेडक्वार्टर देखें तो केनिया के नायरोबी में है और ये डिपेंड करते हैं वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन। इट मीन्स कि यहाँ पे जो कंट्रीब्यूट किया जाता है इस प्रोग्राम में, ये अगर किसी कंट्री को लगता है कि इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करना चाहिए तो वो कर सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है, जिसको जितना मन करता है उतना यहाँ पे फंडिंग, यहाँ पे 95% फंडिंग जो है वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन से ही आ जाता है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली है जो कि यहाँ पे गवर्निंग बॉडी है। किस तरीके से जो डिसीजन यहाँ पे और जो रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश किया जाता है उससे पहले यहाँ पे बॉडी है जो कि काम करती है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इन्वायरमेंट असेंबली की बात करें तो ये वर्ल्ड की हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है। यानी कि यहाँ पे डिसीजन, गवर्निंग बॉडी कहने का क्या मतलब होता है? गवर्निंग बॉडी कहने का मतलब है कि डिसीजन लेना। यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है किसी भी तरीके के रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए, कोई भी अगर न्यू गाइडलाइन लाना है तो उसको लाने के लिए जो डिसीजन लिया जाता है वो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली है जो कि वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है इन्वायरमेंट के ऊपर। और यूनिवर्सल मेंबरशिप आपको देखने को मिलेगा 193 यहाँ पे मेंबर स्टेट है। तो ये तो कुछ बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर हो गए यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के बारे में। अब यहाँ पे इनकी पब्लिकेशन क्या क्या है ये देख लीजिए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली है आवर प्लैनेट, सेकंड है तुंजा, थर्ड है एटलस ऑफ आवर चेंजिंग इन्वायरमेंट एंड फोर्थ वन इज़ ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक। तो ये 4 ऐसे रिपोर्ट है जो कि इनके द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रिपोर्ट है। क्या क्या अवार्ड इनके द्वारा दिया जाता है? तो सबसे पहले चैम्पियंस ऑफ द अर्थ दिया जाता है जो कि यूनाइटेड नेशन का हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर है। साथ ही सीड अवार्ड दिया जाता है। सीड अवार्ड कहने का मतलब है कि अगर कोई भी कंट्री या कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप जो है ग्लोबल लेवल पर अगर छोटा सा भी कंट्रीब्यूट किए है, अगर वो इनोवेशन में सपोर्ट किए हैं और वो जो है अपने इन्वायरमेंट और सोशल बेनिफिट के लिए अगर छोटा सा भी काम किए तो उनको यहाँ पे सीड अवार्ड दिया जाता है। मेनली ये इनोवेशन से है कि कुछ नया तरकीब लेकर आए जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कट कर सके, जो क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन है उसको टैकल कर सके, साथ ही साथ जो हमारा इस तरीके का सिनेरियो चेंज हो रहा है उसको हम लोग कहीं ना कहीं टैकल कर सके। थर्ड यहाँ पे है सासाकावा प्राइज़। तो ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया जाता है जो भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में या फिर उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहने का मतलब है कि हम अपने इन्वायरमेंट को इस तरीके से डेवलप करें जो कि आज की डेट में हम जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो आगे आने वाली जनरेशन भी उन सारे नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सके। तो इसे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में टोटल यहाँ पे 17 गोल्स रखा गया जो कि टारगेट है हमारा कि 2030 तक इसे अचीव करना है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक टारगेट रखा गया, टोटल 17 गोल है। उसके बाद ये 3 प्राइजेज़ हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा होस्ट किया जाता है जो सेक्रेटेरिएट है बहुत सारे क्रिटिकल मल्टीलैटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट का। तो क्या क्या है ये होस्ट करते हैं? जो CBD है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एंड सेकंड है यहाँ पे साइट्स जिसे आप लोग कहते हो, इट मीन्स की कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फॉना एंड फ्लोरा। मीनामाटा कन्वेंशन है जो कि मरकरी के इस्तेमाल और मरकरी के ट्रांसपोर्ट को यहाँ पे रोकते हैं। बेजल और रॉटरडम और स्टॉकहोम कन्वेंशन है। ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में भी देखने वाले हैं इसी चैप्टर में, इसी लेसन में आपका जो है ना बार बार आते रहेगा। वेना कन्वेंशन के बारे में देखेंगे जो कि मेनली ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी इसी से रिलेटेड है। साथ ही कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज़, जो कुछ स्पीसीज़ होते हैं और साथ ही साथ कुछ बर्ड्स भी होते हैं जो कि एक जगह से उड़ के दूसरी जगह आ जाते हैं तो उनको कंजर्व करने के लिए एक कन्वेंशन है। साथ ही कार्पेटाइन यहाँ पे कन्वेंशन है जो कि एक तरीके का ट्रीटी है कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है और यूरोपियन के लार्जेस्ट माउंटेन रेंज पे है ये कार्पेटाइन रेंज रीजन, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया। और साथ ही साथ है बमाको कन्वेंशन। तो ये ट्रीटी है अफ्रीकन नेशंस का जो अफ्रीका की कोई भी हैजार्डियस वेस्ट अगर इंपोर्ट किया जा रहा है अफ्रीका में तो उसको रोका जाता है। तेहरान कन्वेंशन है यानी कि यहाँ पे मैरीन इन्वायरमेंट जो है कैस्पियन सी का उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है तेहरान कन्वेंशन। अब आपको ये बताना है कि कैस्पियन सी के चारों ओर कौन कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि बाउंड्री टच करती है। टोटल कितनी कंट्री है और उन कंट्री का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो ये होगी पहली हमारी इंडेक्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ध्यान रखना है क्योंकि डायरेक्टली पूछ लिया जाता है यूपीएससी के द्वारा और या तो मेन बातें पूछ ली जाती है जैसे यहाँ पे आपका ट्रिपल इमरजेंसी है, इस तरीके की कोई न्यू वर्ड अगर निकल कर आती है तो वो भी पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इन सब के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोग आते हैं जो कि है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2020।
तो ये भी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का ही है, जो कि 5th एडिशन इस बार आया है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2020 का। इसमें क्या क्या हाईलाइटेड है ये देख लेते हैं। 72% जो कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा अडॉप्ट किया गया है कि एटलीस्ट 1 नेशनल लेवल एडेप्शन प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। इट मीन्स कि एडेप्टेशन प्लानिंग होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा होते जा रहा है, तो उस क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा तो काफ़ी गाइडलाइंस दिए जाते हैं, लेकिन क्या उस गाइडलाइंस को हर एक कंट्री अपने यहाँ उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एनुअल कॉस्ट ऑफ अगर एडेप्टेशन देखें, जो भी क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, तो ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि क्वाड्रपल होगा, यानी कि लिस्ट क्वाड्रपल होगा, मतलब कि $500 बिलियन तक का खर्च हो सकता है 2050 तक। जो एवर इंक्रीजिंग एडेप्टेशन कॉस्ट है, तो ये ग्रोथ हो सकता है जैसे हमारा एडेप्टेशन फाइनेंसिंग में। और एडेप्टेशन कॉस्ट कहने का क्या मतलब होता है कि ये डेवलप्ड जो कंट्रीज़ है उसमें हायर होता है, बट जो एडेप्टेशन का बर्डन है वो ग्रेटर होता है यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। तो एडेप्टेशन कॉस्ट कहा जा रहा है कि डेवलप कंट्रीज़ में ज़्यादा हायर होता है, क्योंकि देखिए एडेप्टेशन कॉस्ट जैसे कि आप अगर मैं कहूँ कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसको कि एक जगह से दूसरी जगह ला कर रखा जाता है, क्योंकि एक जगह रहते रहते जो है ना, वहाँ के अगर क्लाइमेट चेंज होने लगे, वहाँ की इन्वायरमेंट चेंज हो जाए, वेदर कंडीशन चेंज हो जाए, तो उनको प्रॉपर उसी तरीके के वेदर कंडीशंस के लिए जो है ना दूसरी जगह वो रिप्लेस किया जाता है, तो दूसरी जगह उनको डिप्लॉय भी किया जाता है। तो उस हिसाब से जो है हम लोग कह सकते हैं कि वो अडेप्ट करते हैं। या फिर आप देखो कि जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ज़्यादा गर्मी हो रहा है, तो ज़्यादा गर्मी में भी जो ऑर्गेनिजम्स है ना वो सारे जो है इतने ज़्यादा 50 डिग्री सेल्सियस को झेलने के लिए वो अडेप्ट हो रहे हैं। तो ये चीज़ों की जो कॉस्ट है ना वो डेवलप कंट्रीज़ में ज़्यादा होती है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में खर्चे ज़्यादा नहीं होते, डेवलपिंग कंट्रीज़ में बर्डन बढ़ जाता है। जैसे आप देखो कि कुछ न्यू चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है ना बर्डन हो जाती है, उस चीज़ पर भार पड़ जाता है कि किस तरीके से यहाँ पे एडेप्टेशन प्रोसेस को चलाया जाए। कोविड-19 पेंडेमिक में आप देखो कि काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है इस तरीके के एडेप्टेशन एफर्ट्स, और इफ़ेक्ट जो है ना वो अभी तक क्वांटिफाई नहीं किया गया है। इट मीन्स कि कोविड-19 के कारण तो बहुत सारी क्षति हुई है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे यहाँ की जो बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी है या फिर जानवर है जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ा, लेकिन अभी तक उनका रिज़ल्ट नहीं पता चला है कि किस हिसाब से वो लोग परेशानी झेले हैं। यहाँ पे सजेशन भी दिया गया है इस रिपोर्ट में कि हम लोग को पब्लिक और जो प्राइवेट एडेप्टेशन फाइनेंस है उसको इंसेंटिवाइज़ करना होगा जहाँ पे भी ज़रूरत होगा, और नेचर बेस्ड सॉल्यूशन लेकर आने की ज़रूरत है। ये एकदम प्रायोरिटी बेस्ड में है, प्रायोरिटी रखा गया कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, जैसा हमारा नेचर है और जैसे हमारी नेचर की रिक्वायरमेंट है ना उस हिसाब से हमें सॉल्यूशन लाना चाहिए, ना कि हमें अपने अकॉर्डिंग सॉल्यूशन लाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी यहाँ पे सजेशन दी गई थी। एक पूरी आर्टिकल हमने डिस्कस किया था नेचर बेस्ड सॉल्यूशन को लेकर, आई थिंक ये जनवरी में ही था। तो जनवरी के इन्वायरमेंट का अगर आपने पढ़ा है तो उसमें नेचर बेस्ड सॉल्यूशन को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ने डिस्कस किया था। कुछ और हम लोग देख लेते हैं कि ग्लोबल ग्रीन फाइनेंसिंग मैकेनिज्म क्या क्या है। इट मीन्स कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में जिस तरीके से इन्वायरमेंट को टैकल करने के लिए हर एक कंट्री कहीं ना कहीं से जोड़ लगाती है, लेकिन हर एक कंट्री को पैसे की ज़रूरत होती है। बिना पैसे के कोई कंट्री अपने यहाँ पे किसी भी तरीके का काम नहीं कर पाते हैं, क्लाइमेट को कंजर्व करने का काम तक नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी एजेंसी आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड में देखने को मिलेगा जो कि फ़ंड यहाँ पर क्रिएट करती है और साथ ही साथ प्रोवाइड भी करती है डेवलपिंग कंट्रीज़ को स्पेशली। तो जैसे पहली है यहाँ पे ग्रीन क्लाइमेट फंड, यानी कि हमारा जो है ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए इसके लिए फ़ंड रखा गया है। ये यूनाइटेड नेशन FCCC के तहत ये आपको फ़ंड देखने को मिलेगा, जो कि कमिट किया गया था डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा 2009 में कि वो यहाँ पे हर एक साल $100 बिलियन तक को 2020 तक रखेंगे, जिससे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको अपने कंट्री में अगर उनको भी कुछ डेवलप करना है, जैसे कि कंजर्व करना है इन्वायरमेंट को, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो उनके लिए उनको खर्चे करने की ज़रूरत है, तो वो इस फंड से ले सकते हैं। डेवलप कंट्रीज़ आर वो लोग बहुत सक्षम होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पे इस फंड में पैसे देते हैं, और यही फंड को जो है ना अगर कोई डेवलपिंग कंट्रीज़ जो कि विकासशील देश है अगर उनको ज़रूरत होता है तो वो यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को कट करना है या फिर जो क्लाइमेट चेंज से होने वाले जो इफेक्ट है उसको अडेप्ट करना है, तो इन सारी चीज़ों में अगर पैसे खर्च होते हैं तो यहाँ पे ग्रीन क्लाइमेट फंड से वो ले सकते हैं। सेकंड फंड है यहाँ पे ग्रीन ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी ट्रस्ट फंड है। तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये सर्व किया जाता है इस तरीके का ट्रस्ट, और इस फंड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अवेलेबल है डेवलपिंग कंट्रीज़ और कंट्रीज़ जिनकी इकोनॉमीज़ जो है वो ट्रांजिशन हो रही है, और अगर उनको यहाँ पे इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कन्वेंशन और एग्रीमेंट की अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव को मीट करनी है तो वो यहाँ पे जो है इस फंड का उपयोग कर सकते हैं। तो ये फ़ंड किसके लिए है, तो याद रखिएगा कि कोई भी तरीके का फ़ंड जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ही बनाया जाता है, और उस फंड में जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जाता है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा दी जाती है। इसका ध्यान रखना है, बेसिकली ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा लाया गया, और ये जो आपका ग्लोबल इन्वायरमेंट
इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, ये फिनेंशियल मैकेनिज्म है 5 कन्वेंशन के लिए। 5 कन्वेंशन है जिनको कि यहाँ पे पैसे कौन प्रोवाइड करता है, तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। तो सबसे पहला है कि CBD जो कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैसे हमारे यहाँ भी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलता है, तो इसको कंजर्व और प्रिजर्व करने के लिए हमें बहुत तरीके के खर्च करने पड़ते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया बनाना पड़ता है, नेशनल पार्क बनाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाते हैं जिसको मेंटेन करना होता है। तो वो सारे जो यहाँ पे पैसे की ज़रूरत होती है वो यहाँ पे हम लोग ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी से भी ले सकते हैं। सेकेंड है यहाँ पे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। इनके अंदर भी अगर फाइनेंशियल की मदद की चाहिए तो ये भी यहाँ पे ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी से लेते हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन है जो कि POP के ऊपर है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, यानी कि ऐसा पॉल्यूटेंट सब्सटेंस जो कि हमारे इन्वायरमेंट में अगर वो हो तो हमारे इन्वायरमेंट को गंदा कर सकता है, पॉल्यूटेट कर सकता है। तो इसके लिए एक स्टॉकहोम कन्वेंशन लाया गया था कि जो भी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है उसको टैकल किया जाए। यूनाइटेड कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। आप देखो जैसे हमारे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डे बाय डे ख़राब होती जा रही है, वाटर की अवेबिलिटी के कम अवेबिलिटी के कारण भी ये चीज़ें हो रही हैं। तो जो हमारा लैंड है ना वो धीरे धीरे डेजर्टिफिकेशन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि मरुस्थलीकरण हो रही है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए भी हमारे यहाँ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है जो कि अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो वो यहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल फैसिलिटी से लेते हैं। साथ ही मिनामाटा कन्वेंशन है जो कि मरकरी के ऊपर है, तो मरकरी का इस्तेमाल और मरकरी का ट्रांसपोर्ट को रोकने के लिए यहाँ पे ये कन्वेंशन है। तो टोटल 5 यहाँ पे कन्वेंशन है जिनको कौन सर्व करती है पैसे, तो यहाँ पे ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है। फाइन। फिर यहाँ पे एडेप्टेशन फ़ंड भी आता है। एडेप्टेशन फ़ंड कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो इसको 2001 में इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि किसी भी तरीके की कंट्री में अगर एडेप्टेशन प्रोजेक्ट आता है तो उसको फाइनेंस किया जाएगा। और मेन बात आप देखो कि अगेन डेवलपिंग कंट्रीज़ की ही बात की जा रही है। जो भी क्योटो प्रोटोकॉल के पार्टीज़ है, पर्टिकुलरली जो वल्नरेबल हो चुके हैं, जहाँ पे क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा उसको प्रभाव कर रहा है, जैसे आप पोलर रीजन में देख सकते हो कि वहाँ पे ग्लेशियर बहुत ज़्यादा पिघल रहे हैं और पिघलने के कारण जो है आइसलैंड के अगल बगल के भी बहुत सारे ऐसे आइलैंड हैं जो कि सबमर्ज्ड हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। साथ ही आप देखो कि जो आइलैंड कंट्रीज़ है, स्मॉल डेवलपिंग जो आइलैंड कंट्रीज़ है, उनको भी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम हो रहा है कि वाटर लेवल राइज होगा तो वो भी डूब जाएंगे। तो ये सारी जो प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ है जो कि वल्नरेबल फेस कर रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पर फाइनेंस किया जाएगा एडेप्टेशन फ़ंड के थ्रू। और ये फाइनेंस किया जाएगा, इसमें आपका शेयर होगा जो कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ के लिए, और अदर सोर्सेज ऑफ फंडिंग भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे स्पेशल क्लाइमेट चेंज फ़ंड है। तो एक स्पेशल आपका फ़ंड रखा गया है क्लाइमेट चेंज को ही टैकल करने के लिए। इसका भी जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 2001 में, वो भी यूनाइटेड नेशन FCCC के द्वारा, जिसमें कि सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है ना, जो भी यहाँ पे एडेप्टेशन या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग इस तरीके का काम करे तो उनके प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया जाएगा। ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी जो है ये एक ऑपरेटिंग एंटिटी होगा फिनेंशियल मैकेनिज्म को लेकर, जो कि इसके अंदर भी वो काम करेंगे। साथ ही इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव की बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इन्वायरमेंट का, और साथ ही नेचर कंजर्वेशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी का, जो कि इंटरनेशनल फाइनेंसिंग करेंगे क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और बायोडाइवर्सिटी के लिए। साथ ही ये जो काम किया जाएगा ये फ्रेमवर्क जो यूनाइटेड नेशन FCCC का है उसके तहत, और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, साथ ही यहाँ पे क्लाइमेट चेंज मिटिगेशंस को फाइनेंस किया जाएगा। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है जो कि डेवलपिंग, इमर्जिंग और ट्रांजिशन कंट्रीज़ में ये काम किया जाएगा। तो मेनली ये सारे जितने भी फंड है, इनिशिएटिव है, उसके नाम से ही आप समझ सकते हो कि उनका क्या काम है। आइए एक बार एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 2017 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए। मैं इसको कल आपके साथ जब भी नेक्स्ट लेसन आएगा इन्वायरमेंट में तो उसमें आपको आंसर बता दूंगी। तो फर्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस। तो उस समय ये बहुत न्यूज़ में था, तो आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि ये यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है। तो आप देखो कि डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है, इस तरीके का फंड हो या फिर अलायंस हो या फिर आपका कोई भी तरीके का रिपोर्ट हो, तो ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया, किसके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ये है। सेकंड है कि यहाँ पे टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा जितने भी टारगेटिंग यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ है और जिनको यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को इंटीग्रेट किया जाएगा, और उनके डेवलपमेंट पॉलिसीज़ और बजट को जो है यहाँ पे रखा जाएगा। साथ ही ये कोऑर्डिनेट किया गया है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा, वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है। ऑप्शंस आप देख सकते हो। एलिमिनेशन टेक्निक से आप लोग बहुत आसानी से ये क्वेश्चन बना सकते हैं, तो इसको अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए। तो अब आगे आते हैं, देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ की टर्म है जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, तो उसकी मीनिंग समझना ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो एडेप्टेशन ही है।
तो एडेप्टेशन कहने का मतलब है कि एडजस्टमेंट, इट मीन्स कि जो हम लोग आज के डेट में नॉर्मल जो जिस तरीके का इन्वायरमेंट है जैसे हम लोग रह रहे हैं, लेकिन अभी क्या होगा कि मई जून मंथ में जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। इट मीन्स कि एक स्कॉर्चिंग हीट होती है, आप बाहर जाओगे तो बर्दाश्त से बाहर वाली गर्मी हो जाती है। तो लेकिन फिर भी हम लोग अडेप्ट करते हैं उस चीज़ों को, है कि नहीं। हम लोग जो भी वेदर हो, जैसे बहुत ज़्यादा चिलिंग वेदर भी रहता है तो उसको भी हम लोग अडेप्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा पहन के। तो एक तरीके का एडजस्टमेंट करने का जो होता है हमारे ह्यूमन सिस्टम में क्लाइमेट चेंज और उसके इफेक्ट को लेकर, तो इसी को, इस प्रोसेस को हम लोग एडेप्टेशन कहते हैं। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट जो क्लाइमेट चेंज की तरफ था, क्लाइमेट चेंज के ऊपर था, इसमें ज़रूरी थी कि यहाँ पे सिग्नेटरीज़ को तो वो अपने यहाँ पे इस तरीके का एडेप्टेशन मेजर्स को इम्प्लीमेंट करें, वो भी नेशनल प्लान के थ्रू या फिर क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू या फिर अर्ली वार्निंग हो गया, प्रोटेक्टिव मेजर्स हो गया। आप देखो कि अर्ली वार्निंग सिस्टम बहुत जगह लगाया जाता है, जैसे कि अगर सी लेवल बहुत ज़्यादा राइज़ हो रहा है तो एक लिमिट लगा दिया जाता है कि अगर इससे ऊपर होगा तो एक वार्निंग प्रोवाइड किया जाएगा अगल बगल वाले स्मॉल डेवलपिंग आइलैंड कंट्रीज़ को, या फिर जो भी कंट्रीज़ है तो उनका अगर सी या ओशन से अगर लगता है उनका बाउंड्री, जैसे हमारा सदर्न इंडिया कैसा है तो वो पूरी तरीके से पानी से घिरा हुआ है, तो एक साइड आपको बे ऑफ बंगाल, एक साइड अरेबियन सी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पानी की लेवल बढ़ेगी तो ऑब्वियस है कि हमारा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे केरल, कर्नाटक, ये सारे कंट्रीज़, ये सारे राज्यों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। तो एक वार्निंग मिल जाएगा। जैसे साइक्लोन के भी हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में यूज़ किया जाता है कि वार्निंग, साइक्लोन आने वाली रहती है तो 2 दिन पहले, 48 घंटे पहले ही वार्निंग मिल जाता है, जिससे कि लोग जो है ना अपने लिए एक सेफ्टी पर्पस खोज पाते हैं, ऑल्टरनेटिव एक अच्छा सा सॉल्यूशन हो पाता है, लोगों को उस एरिया से डिस्प्लेस किया जाता है। तो ये सारा काम किया जाता है। तो अगर ये सारे काम किए जा रहे हैं जो कि IPCC में जो यहाँ पे कहा गया था, और इसमें जितने भी कंट्रीज़ अगर ये सिग्नेटरीज़ है तो उनको अपने यहाँ ये सारे प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करना है। इसी के साथ अगर देखें तो एडेप्टेशन गैप भी है, यानी कि एक तरीके का डिफरेंस है जो एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन, जो एडेप्टेशन है और सोशली जो सेट गोल्स है। इट मीन्स कि गैप कैसा है, जो कि एक इम्प्लीमेंटेशन का एक रूल्स बनाया गया है कि हाँ ये सारे क्राइटेरिया को इम्प्लीमेंट करना है, बट एक्चुअली आप जब ग्राउंड लेवल पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी सारी चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है और ना ही आगे आने वाले दिनों में होने वाली है। तो एक तरीके का गैप देखने को मिलता है, इस गैप को पूरा करना है। ठीक है, तो ये एक बात है। साथ ही एडेप्टेशन कॉस्ट है, इट मीन्स कि कॉस्ट, जो खर्चे होते हैं इस तरीके का एडेप्टेशन करने में, जैसे अगर कहीं पे भी सी वाटर लेवल अगर राइज़ हो रहा है तो वहाँ पे एक लिमिट लगाने के लिए इंस्ट्रूमेंट लगाना होगा पानी में, जो कि अगर उस हिसाब से उस लेवल तक अगर पानी पहुँचा तो वो अर्ली वार्निंग सिस्टम हो गया, यानी कि सारे अगल बगल वाले एरिया को यहाँ पे वार्निंग किया जाएगा, अलार्म बज जाएगा, अलर्ट किया जाएगा। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट को ख़रीदने में, लगाने में, इसको ऑपरेट कराने में खर्चे तो होंगे ही ना। तो प्लानिंग करना, प्रिपेयर करना, फैसिलिटेट करना, इम्प्लीमेंट करना, तो इन सब में एडेप्टेशन प्रोसेस में जो भी यहाँ पे खर्चे होंगे ना, तो उसको हम लोग एडेप्टेशन कॉस्ट के अंदर काउंट कर रहे हैं। साथ ही नेचर बेस्ड सॉल्यूशन है, यानी कि सबसे पहले जो है जितने भी हमारे इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम जहाँ पे हम ह्यूमन बींग रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, पौधे रहते हैं, तो उनको हम लोग एक इकोसिस्टम कहते हैं। तो कुछ भी एक्शन अगर लिया जा रहा है हमारे मॉडिफाइड इकोसिस्टम या नेचुरल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, रीस्टोर करने के लिए, तो उसे हम लोग नेचर बेस्ड सॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे नेचर में इन्वायरमेंट प्रेजेंट है तो उसी को हम लोग कंजर्व कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा और बाहरी आउटर चीज़ें हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, जितना हमारे पास आज के डेट में नेचुरल चीज़ें प्रेजेंट है उसी को हम लोग कंजर्व करें तो बेटर होगा। साथ ही क्लाइमेट फाइनेंस है, यानी कि क्लाइमेट फाइनेंस कहने का मतलब है कि लोकल, नेशनल और ट्रांसनेशनल फाइनेंसिंग है, जो कि पब्लिक से लो पैसे या प्राइवेट या ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है, जो कि यहाँ पे इस तरीके का क्लाइमेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ों के लिए पैसे यहाँ पे दिए जाते हैं तो उसको हम लोग क्लाइमेट फाइनेंसिंग कह सकते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, वो भी पार्टीज से यहाँ पे दिया जाता है, जो कि मोर यहाँ पे फिनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। तो ये भी चीज़ें याद रखनी है। क्योटो प्रोटोकॉल मेनली आपको याद रखना है कि हमारी जो ओजोन लेयर है उसको, ओजोन लेयर में आज की डेट में होल हो गया है, आज की डेट में नहीं, ये होल तो हील हो रहा है, लेकिन हाँ जो ओजोन लेयर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे यहाँ क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था। ओजोन लेयर क्या होता है? ओजोन लेयर एक तरीके का लेयर है जो कि आपको लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलेगा। ये क्या करते हैं कि इसका काम है कि जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज जो आती है उसको डायरेक्ट अर्थ में पहुंचाने से पहले इस तरीके का एक लेयर होता है जो कि छन्नी वाला काम करता है, और यहाँ पे अच्छे जो रेस है उसको अर्थ तक पहुंचाया जाता है और ये अल्ट्रावायलेट रेज को ये ऑब्जॉर्ब कर लेता है। तो इससे क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर स्किन, फॉर एनिमल्स स्किन, और बहुत सारे
हमारे अर्थ को, हमारे स्किन को, हम बहुत सारे स्किन डिजीज़, कैंसर्स वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को बचाया जाता है ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर अगर सही तरीके से अगर काम करेगा तो ही इस तरीके की चीज़ों से हम लोग बच पाएंगे। ओजोन लेयर में होल होता जा रहा है, इसलिए उसको भी बेटर तरीके से बचाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल लाया गया था। पेरिस एग्रीमेंट में मेनली बात किया गया था कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसके कारण ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, तो पेरिस एग्रीमेंट में कहा गया था कि ग्लोबल टेम्परेचर शुड नॉट इंक्रीज बियॉन्ड 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक टारगेट रखा गया है, मैक्सिमम अगर इससे भी बढ़ रहा है तो 2 डिग्री सेल्सियस तो मैक्सिमम होना चाहिए, बट हम लोग को कोशिश करना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से हमारा ग्लोबल टेम्परेचर ना इंक्रीज़ हो। फाइन, अब चलते हैं थर्ड आर्टिकल में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इट मीन्स कि ये एक इतना महत्वपूर्ण इंडेक्स होता है जिसमें कि पूरे कंट्रीज़ को देखा जाता है कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है ये तो हो ही रहा है और हर एक कंट्री को अलग अलग लेवल पे अफेक्ट करके जा रहा है। तो हर एक कंट्री किस तरीके से काम कर रहे हैं जिससे कि उनके यहाँ पे जो भी क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट है उसको वो टैकल कर पा रहे हैं कि नहीं। अभी रिसेंटली आप देखो कि इंडिया की रैंक 10 है लेटेस्ट एडिशन में, तो काफ़ी बेहतरीन है। देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ध्यान रखना है कि कोई भी इंडेक्स, कोई भी रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो पब्लिश की जाती है, जर्मन वॉच है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क है। यहाँ पे पब्लिश्ड होता है एनुअली, हर एक साल 2005 से इसको लाया गया और हर एक साल ये यहाँ पे लाया जाता है और हर एक कंट्री को ट्रैक किया जाता है उनके क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस को लेकर। 2017 में जो मेथडोलॉजी था उसको रिवाइज़ किया गया और फुल्ली इसको जो 2015 की पेरिस एग्रीमेंट है ना उसके बेसिस पे कर दिया गया। यानी कि 2015 की जो पेरिस एग्रीमेंट में कहा गया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, तो उस हिसाब से ये भी अपने पैरामीटर को सेट कर दिए। ठीक है, अब 2021 में इवेल्युएट किया गया है जो क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस है, 57 कंट्रीज़ की यहाँ पे देखी गई है, उसको कंपेयर किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मोर देन 90% जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन है उसके बारे में भी बताया गया है। अब कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं इस प्रोजेक्ट के, इस इंडेक्स के। तो फर्स्ट 3 रैंक जो इस इंडेक्स का है वो अभी भी यहाँ पे खाली है। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक में कोई भी कंट्री नहीं आ पाई है। G20 कंट्री से देखें तो सिर्फ यूरोपियन यूनियन है जो कि पूरे में, और इसके साथ साथ यूके है, इंडिया है जो कि हायर परफॉर्मर में इंक्लूड हुए हैं। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी अगर देखें तो ये बढ़ता जा रहा है। जैसे आप देख रहे हो कि हर एक कंट्री, स्पेशली इंडिया में आप देखो कि 175 गीगावाट का हमारा टारगेट है कि नेक्स्ट ईयर 2022 तक हम लोग इसको टारगेट को अचीव करें। साथ ही साथ आप देखो कि और भी कंट्री इस पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी का जो यहाँ पे यूज़ है वो और ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है। बहुत सारे सेवरल कंट्रीज़ हैं जो कि अपने यहाँ नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को अपडेट कर रहे हैं। जैसे आप देखो कि यहाँ पे IPCC का जो भी रूल्स रेगुलेशन निकल कर आया था उसी के बेसिस में हर एक कंट्री, स्पेशली हमारे यहाँ भी जो है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को हम लोग एक प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसके थ्रू जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको कम करने का कोशिश कर रहे हैं और इमिशन को कम करने का कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे चाइना है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इमीटर है, उसके द्वारा कमिट किया गया है कि 2060 तक नेट ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि चाइना में 2060 तक कार्बन की इमिशन जीरो हो जाएगी। वहीं जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया की बात करें तो उनके द्वारा कहा गया है कि कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे 2050 तक, यानी कि कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, कार्बन इमिशन कम हो जाएगा 2050 तक। इंडिया की रैंकिंग अगर हम लोग देखें तो इंडिया का रैंकिंग यहाँ पे हाई है परफॉर्मेंस में, और किस में, तो एनर्जी यूज़ में, जो कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ग्रीन हाउस इमिशन में, क्लाइमेट पॉलिसी में, और मीडियम कहाँ है तो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी में। तो हमारा हाई किस में है तो एनर्जी यूज़ करने में, ग्रीन हाउस इमिशन में और क्लाइमेट चेंज पॉलिसी में, लेकिन मीडियम है हमारा किस में तो रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी में। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब इससे रिलेटेड न्यूज़ भी हम लोग देख लेते हैं। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, ये भी एक तरीके का इंडेक्स है जो कि यहाँ पर रिलीज़ की जाती है, किसके द्वारा तो जर्मन वॉच के द्वारा। इस इंडेक्स में एनालाइज़ किया जाता है कि किस एक्सटेंट तक कंट्रीज़ और रीजन जो है वो वेदर
के थ्रू जो है वो इम्पैक्ट हो रहे हैं, वेदर के कारण इम्पैक्ट हो रहे हैं, और वेदर रिलेटेड जो लॉस इवेंट हो रहा है, जैसे कि स्टॉर्म आ जाता है, फ्लड आ जाता है, हीट वेव्स आ जाते हैं। जैसे अभी गर्मी बढ़ रही है नॉर्थ इंडिया में, तो कुछ दिन में हीट वेव्स चलेगी। पहले लू चलता था, बट अब टेम्परेचर इतने हाई हो चुके हैं, कुछ तो एरिया में 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। राजस्थान का चूरू है वो पार हो जाता है 50 डिग्री सेल्सियस भी। तो उस समय हम लोग कहते हैं कि हीट वेव चल रहा है। साथ ही साथ फ्लड आ रहा है। फ्लड की कंडीशन आप देखते हो कि हर एक साल बिहार का कुछ मतलब कि बिहार का कुछ ज़िला ऐसा है, साथ ही आसाम का एक कुछ ज़िला ऐसा है जो कि बाढ़ में ही डूबा रहता है। काफ़ी 3-4 महीने ऐसे होते हैं। साथ ही स्टॉर्म आते हैं, साइक्लोन भी आप कह सकते हो, जिससे कि हमारा बे ऑफ बंगाल वाला रीजन काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होता है। साथ ही आप देखो कि अब बे ऑफ बंगाल छोड़िए, अरेबियन सी वाला भी रीजन काफ़ी अफेक्टेड होता है। तो मैं ये इंडिया के पर्सपेक्टिव में बता रही हूँ, बट ये ऑल ओवर द वर्ल्ड के बारे में बात किया जा रहा है। की हाईलाइट बताया जा रहा है कि इंडिया जो है वो 7th वर्स्ट हीट कंट्री है, क्योंकि एक्सट्रीम वेदर देखने को मिलता है। ऑब्वियस है, ठंड में आप लोग देख रहे हो कि एक्सट्रीम जो है ठंड देखने को मिलती है, और गर्मी में एक्सट्रीम गर्मी देखने को मिलती है। तो एक्सट्रीम वेदर हमारे यहाँ है, इसलिए हम लोग जो है 7th नंबर पे है। और इंडिया में आप देखो तो हाई नंबर ऑफ़ फर्टिलिटीज़ होते 2267 है, और बिगेस्ट इकोनॉमिक लॉस देखने को मिला है 2019 में। तो जो भी डिजास्टर्स आते हैं ना, तो उससे बहुत क्षति होती है, हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी दोनों क्षति होती है, जान माल की भी क्षति होती है, और काफ़ी ज़्यादा सरकार को नुकसान होता है। तो इसलिए डिजास्टर्स जो होते हैं ना, वो सिर्फ आप एक पहलू से नहीं देख सकते, वो हर एक पहलू से देख सकते हो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ फर्टिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। फ्लड जो है हेवी रेन के कारण होता है, जिसके कारण फ्लड में आप देखो कि 1800 डेथ देखने को मिल रही है, और 1.8 मिलियन पीपल्स जो है इस फ्लड के कारण काफ़ी डिस्प्लेस होते हैं। तो जब भी बिहार का जो नॉर्थ बिहार वाला एरिया है, वहाँ पे फ्लड आता है हर एक साल, जब भी मानसून आती है, तो वहाँ के लोग जो है डिस्प्लेस हो जाते हैं। वो अपने घर बार छोड़ के जो है साउथ इंडिया में आते हैं, साउथ बिहार में आते हैं, या फिर कहीं और जाते हैं। साथ ही साथ आप देखो असम वाला एरिया भी वैसे ही है। लोग जो है ना फोर्सफुली डिस्प्लेस होते हैं, यानी कि अपनी जगह को छोड़ने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं क्लाइमेट के प्रकोप के कारण। तो ऐसा भी देखने को मिला है। तो ये सारे जो है यहाँ पे बातें बताई गई है इस रिपोर्ट के तहत। अब नेक्स्ट यहाँ पे रिपोर्ट में आते हैं, जो कि स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। तो रिसेंटली स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट ये रिलीज़ किया गया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि WMO है। तो बेसिकली पहले हम लोग इस रिपोर्ट के बारे में देखते हैं कि ये कैसा रिपोर्ट है। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में हम लोग क्लाइमेट की यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरीके का क्लाइमेट है। तो रिपोर्ट के द्वारा यूज़ किया गया है कुछ ग्लोबल क्लाइमेट इंडिकेटर, जो कि ये डिस्क्राइब करेंगे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो क्लाइमेट है वो किस तरीके से चेंज होता जा रहा है, और कैसे एक ब्रॉड व्यू दे रहा है क्लाइमेट का, वो भी ग्लोबल स्केल पे। तो एक कॉमन सी बात मैं आपसे पूछती हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। ये एक कॉमन है, जब आप NCERT उठाते हो 11th क्लास का, तो क्लाइमेट चैप्टर में सबसे पहले यही बातें बताई गई है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। तो क्लाइमेट और वेदर के बीच में अगर मैं डिफरेंस पूछूं, आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, लेकिन अभी मैं बता देती हूँ। वेदर क्या होता है कि हम लोग डे टू डे जो हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि आज मौसम कैसा है। अगर आपको जानना है कि आज का वेदर कैसा रहेगा, तो आप हमेशा डे टू डे अगर मौसम का हालचाल लेना चाहते हो कि गर्मी है, ठंड है, या बारिश होने वाली है, कुछ भी, तो आप पूछोगे कि आज का वेदर कैसा है, ये नहीं पूछोगे कि आज का क्लाइमेट कैसा है। तो आज डे टू डे अगर आपको जानना है कि 4 दिन बाद का जो है वेदर कैसा रहेगा, मौसम कैसा रहेगा, तो आप वेदर पूछोगे। लेकिन जैसे आप कभी प्लान करते हो कि कहीं घूमने चलते हैं, अगर आप लोग कहीं घूमने जाओगे, तो वहाँ का आप क्लाइमेट देखोगे, ना कि वेदर देखोगे। क्लाइमेट कहने का मतलब होता है कि एक समराइज़ किया हुआ है, 10-20 साल का एक समराइज़ किया हुआ है कि हाँ, इस समय जो है पर्टिकुलर पीरियड में, मई के मंथ में, इस जगह पे किस तरीके का क्लाइमेट रहेगा। इट मीन्स कि आप जैसे अगर कुल्लू मनाली घूमने जाओगे, तो आप हमेशा ये देखोगे कि हाँ, ठंड के टाइम में जो है वहाँ पे स्नोफॉल होता है। जनवरी में ये फिक्स्ड है कि वहाँ पे स्नोफॉल होती है। तो वहाँ की क्लाइमेट ऐसी है कि वो उस जगह पे ऐसी क्लाइमेट है, ना कि उस जगह की वेदर है। जब आप वहाँ जाओगे या फिर डे टू डे का आप देखोगे, हर एक पर्टिकुलर डे को हम लोग कहते हैं वेदर, लेकिन एक समराइज़ करके अगर हम लोग 10-20 साल का बताते हैं किसी जगह का कि मई मंथ में, अप्रैल मंथ में कैसा रहेगा, तो वहाँ का उसको हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्लाइमेट का। क्लाइमेट कहने का मतलब है कि लंबे समय से जो है इस तरीके का हम लोग देख रहे हो। क्लाइमेट चेंज कहने का क्या मतलब है कि ये लंबे समय से इस तरीके का चेंज आ रहा है। वेदर चेंज हम लोग कभी नहीं पढ़ते, क्लाइमेट चेंज पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि हर एक दिन का वेदर चेंज हो सकता है, जो कि नॉर्मल है, लेकिन क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये आपका लंबे समय से हो रहा है। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है, यहाँ पे जो इंडिकेटर है, इसका यूज़ किया जाता है कि कुछ डोमेन्स में देखा जाए कि कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसमें कि आप देखो कि जो एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन है उसको देखते हैं। एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन क्या क्या है, तो सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर है, देन यहाँ पे आपका स्ट्रेटोस्फेयर, देन आपका थर्मोस्फेयर, आइनोस्फेयर, इस तरीके का होता है। मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड आइनोस्फेयर। ओके,
तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर देखा जाता है, एनर्जी चेंजेस देखी जाती है जो कि यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस के एक्यूमुलेशन के कारण होता है। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस अगर इमिशन होगी तो उसकी एक्यूमुलेशन होगी और उससे किस तरीके का एनर्जी चेंजेस हो रहा है। साथ ही कुछ और भी फैक्टर है, साथ ही यहाँ पे रिस्पॉन्सेज है जो कि लैंड, ओशन और आइस में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। लेकिन चलो ठीक है, ये सारे इंडिकेटर्स है, बट पता क्या चला है अब ये देखते हैं। एवरेज जो ग्लोबल टेम्परेचर है 2020 का वो यहाँ पे 1.2 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है, वो भी प्री इंडस्ट्रियल लेवल के बेसिस पे। 2020 कहा जा रहा है कि वन ऑफ द 3 वार्मेस्ट ईयर रहा है रिकॉर्ड का, वो भी ग्लोबल लेवल पे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। ओशन एसिडिफिकेशन है जो कि बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रही है कि ओशन में आपका जो कार्बन का इमिशन हो रहा है ना, उसको वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। कार्बन का इमिशन जो एटमॉस्फेयर में होता है, तो एटमॉस्फेयर से ओशन जो एब्जॉर्ब करती है वो 23% कर रही है, और वो भी एंथ्रोपोजेनिक कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन, यानी कि हम जैसे ह्यूमन बींग के कारण जो ऐसा काम करते हैं जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करती है, तो उसको ओशन जो है अपने में एब्जॉर्ब कर ले रही है। साथ ही साथ इससे क्या हो रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमारे प्लैनेट में देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं एलिविएट हो रहा है। तो ये ओशन एसिडिफिकेशन भी हो रही है। नंबर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो ऑन एन एवरेज आप देखो कि वो एवरेज से ज़्यादा ही रहा, यानी कि ज़्यादा साइक्लोन देखने को मिला। कोविड-19 लॉकडाउन के बावजूद भी एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशंस जो ग्रीन हाउस गैसेस का है वो बढ़ता ही रहा। तो ये एक ऑल ओवर द वर्ल्ड में आप देखोगे कि बढ़ता ही रहा। हालांकि इंडिया में थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म के लिए कम भी हुआ था इमिशन, लेकिन ये ऑल ओवर द वर्ल्ड के बेसिस पे बताया जा रहा है। फाइन, तो अगर आप लोग कहीं पे भी कुछ लिखते हो इस तरीके का क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो आप ये सारे रिपोर्ट को वहाँ डायरेक्टली कोट कर सकते हो। अब यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि मेंबरशिप आपको 193 मेंबर स्टेट्स और टेरिटरी का देखने को मिलेगा। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसका, तो यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन की आपको 4 और भी एजेंसी के बारे में बताना है, तो उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही साथ जो है मेनली ये बताते हैं कि क्लाइमेट वेदर कैसा रहेगा। इंडिया इसका मेंबर है और हेडक्वार्टर कहाँ है, तो स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप के भी यहाँ पे आपको मेंबर देखने को मिलेंगे, ये मेंबर है इसके सुप्रीम बॉडी जो है वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस है, जो कि आपका यहाँ पे सारे WMO के मेंबर को कॉम्प्राइज करता है, कंपोस्ट करता है। रिलेटेड न्यूज़ क्या है, 2020 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट है जिसको कि WMO के द्वारा रिलीज़ किया गया, और इस रिपोर्ट में एक बेसिस प्रोवाइड किया गया है और समझने की कोशिश की जा रही है कि कैसे हमारा जो मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, जिसमें कि कुछ मैकेनिज्म हैं जैसे कि क्लाइमेट रिस्क हो गया, अर्ली वार्निंग सिस्टम हो गया। तो हम लोग को कुछ तो टेक्निक अपनाना ही होगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा, तभी इस तरीके का जो क्लाइमेट चेंज रिस्क राइजेज हो रही है उसको हम लोग टैकल कर सकते हैं। तो क्लाइमेट रिस्क कैसे हो रहा है, तो आप देखो कि जहाँ पे भी आपका साइक्लोन वाली कंडीशन आ रही है, तो साइक्लोन के लिए अलर्ट एक इंस्ट्रूमेंट लगाई जाती है कि 48 घंटे पहले पता चल जाए कि हाँ साइक्लोन आ रही है। या फिर सी लेवल वाटर अगर यहाँ पे राइज़ हो रहा है तो उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट ओशन में लगा देना चाहिए, जिससे कि उस अगल बगल जितने भी आइलैंड कंट्रीज़ है या फिर स्मॉल कंट्रीज़ हैं उनको अलार्म मिल जाए। तो इस तरीके का जो है ना यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो क्लाइमेट रिस्क और अर्ली वार्निंग सिस्टम इनिशिएटिव है ये सारी चीज़ें ली जा रही है। तो स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट ये भी बताया जा रहा है कि कैसे जो है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए क्या क्या सर्विस जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और एक छोटी सी न्यूज़ कि विज़न आइज़ की टेस्ट सीरीज़ हमारे यहाँ चल रही है। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन करना है तो आपको यहाँ पे पे करना होगा, तब आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपका 8 टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आपका डेली एवरी संडे और एवरी वेडनेसडे आपको टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में होता है। इसी तरीके से होता है, मैं क्वेश्चन पेपर को ऐसे ही डिस्कस करती हूँ विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आपको PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा हिंदी और इंग्लिश में। तो आप लोग यहाँ पे अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो मेल ID आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा, वहाँ पे आप मेल करके पूरी डिटेल जान सकते हो। या फिर आपको कोई भी क्वेरीज़ है तो वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगी क्वेरीज़ की आंसर। तो ऋषिका CS77@gmail.com है, तो वो आप लोग देख लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी में आप लोग मेल कीजिए। बाकी यहाँ पे भी आपको दिया गया है कि पेमेंट मोड कैसे करना है, और आपको जो है इस ईमेल ID पे अपनी कंफर्मेशन को भी भेजनी है। तो इतनी बातें हैं। आपको CSAT की भी 4 टेस्ट मिलने वाली है, तो अगर आप लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो बेशक आप लोग कर सकते हो, जिसमें आपका अभी तक जितनी टेस्ट हुई है ना वो सारी वीडियोज़ भी आप लोग को मिल जाएगी। सो आज के लिए इतनी, मिलते हैं कल हम लोग। तो थैंक यू।